डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत समांतर माध्य। समांतर माध्य से क्या अभिप्राय है? समांतर माध्य किसे कहते हैं? समांतर माध्य किसी भी समंग श्रेणी के बीच का माध्य है, जिसे आमतौर पर औसत भी कहा जाता है। एक लेमैन जब बात करता है कि किसी चीज़ का औसत क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा, तो उस समय समांतर माध्य की गणना की जाती है। जब जो समांतर माध्य है वो एक आम आदमी द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और सबसे लोकप्रिय माध्य है। जब हम इसकी गणना करते हैं तो समांतर माध्य वह माध्य है जो समंग श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़कर उनकी संख्या से विभाजित किया जाता है और जो प्राप्त प्रतिफल है उसको समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की जो गणना है या समांतर माध्य की गणना है किस प्रकार करेंगे? सपोज उदाहरण के तौर पर 5 व्यक्तियों का भार 50, 62, 5 व्यक्तियों का भार लेते हैं जिनका 50, 62, 48, 58 और 57 है। इनका जो औसत भार है वो 55 किलोग्राम होगा। ये जो 55 किलोग्राम है, जितनी भी संख्याएं हैं इनका जोड़ करने के पश्चात जो संख्याएं हैं उन संख्याओं से विभाजित करने के पश्चात जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। ये जो 5 व्यक्तियों का भार है इनका जो कुल जो योग है वो 275 किलोग्राम है और 275 किलोग्राम को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो औसत भार प्राप्त होगा हमारे को 55 किलोग्राम। इस तरह समांतर माध्य की गणना की जाती है। समांतर माध्य की गणना करते समय जो विभिन्न श्रेणियां हैं, 3 टाइप की श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, उनमें समांतर माध्य की जो गणना है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। सबसे पहले जो समांतर माध्य की गणना करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में जब समांतर माध्य की गणना करते हैं तो इसका जो सूत्र है, समांतर माध्य को x बार से दर्शाया जाता है और इसका जो फॉर्मूला है वो सिग्मा x अपॉन n। ये प्रत्येक रीति का है। समांतर माध्य की जो गणना है वो व्यक्तिगत श्रेणी में 2 रीतियों द्वारा की जाती है, एक प्रत्यक्ष और दूसरी लघु विधि है। ये जो फॉर्मूला है ये प्रत्यक्ष विधि है। लघु विधि में समांतर माध्य की गणना करेंगे a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। जब प्रत्येक विधि में समांतर माध्य की गणना करते हैं तो विभिन्न जो पद संख्याएं हैं उनको जोड़कर और जो कुल संख्याएं हैं उनसे विभाजित कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ संख्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, कुछ दशमलव में होते हैं, उस टाइम समांतर माध्य की गणना करना बहुत कठिन हो जाता है, तो हम लघु विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के अंतर्गत ए है, ये कल्पित माध्य है, ए है वो कल्पित माध्य है। dx ये विभिन्न पद संख्याओं का कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात किया जाता है। विभिन्न पद संख्याओं का कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करके और उसको जितनी पद संख्याएं हैं उससे विभाजित किया जाता है। दूसरा है खंडित श्रेणी में।
खंडित श्रेणी में जब समांतर माध्य की गणना करेंगे तो उसी प्रकार, क्योंकि खंडित श्रेणी में जो आवर्तियां दी हुई होती हैं तो उस हिसाब से जो उनका जो सूत्र है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करेंगे तो x बार है सिग्मा एफ एक्स, यानी जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको x वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका योग ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर जो n है दैट इज कुल आवर्तियों की संख्या सिग्मा f। तो कुल आवर्तियों की संख्या से उसे भाग देने पर हमें समांतर माध्य प्राप्त होगा। दूसरा है जब लघु विधि की बात करते हैं, लघु विधि में समांतर माध्य की गणना करेंगे तो इसी तरह इस विधि में भी हमें एक कल्पित माध्य मानना होगा और उस कल्पित माध्य से विभिन्न पद संख्याओं का जो विचलन ज्ञात करके जो उसकी संबंधित आवर्तियां हैं उससे गुणा करके और उसका योग ज्ञात कर लिया जाता है, और उसके बाद जो कुल आवर्तियां हैं उनको डिवाइड करके और इस सूत्र की सहायता से समांतर माध्य की गणना कर ली जाती है। तो तीसरा है स्तुत श्रेणी में। इन कंटिन्यूअस सीरीज स्तुत श्रेणी में जब समांतर माध्य की गणना करेंगे तो सबसे पहले तो प्रत्यक्ष विधि है, फॉर्मूला यही रहेगा इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पर जो एक्स वैल्यू है क्योंकि स्तुत श्रेणी में वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह वर्ग अंतराल दिए होते हैं। तो हमें जो x की जो वैल्यू है वो एक इन जो वर्ग अंतराल है उनके मध्यमान लेना पड़ेगा। मीन्स इसका जब मध्यमान निकालते हैं तो 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, तो ये x वैल्यू होंगे हमारी, x की जगह m वैल्यू आएंगी, और ठीक उसी तरह विभिन्न आवर्तियों से गुणा करके और इसका योग ज्ञात करके और जो टोटल आवर्तियां हैं उनसे डिवाइड करके और सतत श्रेणी में हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। इसी तरह जो लघु विधि है उसमें भी जो dx है वो जो उसमें जो dx है वो m माइनस a, यानी जो मिड वैल्यूज हैं मध्य मान है उनसे और कल्पित माध्य का विचलन ज्ञात किया जाता है और निम्न सूत्र की सहायता से समांतर माध्य की गणना की जाती है। अब इसके गुण क्या है समांतर माध्य के? समांतर माध्य के गुण ये हैं कि एक तो ये गणना करने में आसान है, समझने में आसान है, दूसरा जितनी भी पद संख्याएं हैं उन पे आधारित होता है, इसका बीजगणितीय विवेचन संभव है, साथ ही साथ एक व्यक्ति है, एक जो लेमेन है उसका माध्य इसको कह सकते हैं। विभिन्न जो पद संख्याएं हैं उन पर आधारित है, क्योंकि किसी भी पद संख्या का मान अगर चेंज हो जाता है तो हमारे समांतर माध्य का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, यानी सीमांत मूल्य से ज़्यादा प्रभावित होता है। अब इसकी जो इसके जो गुण हैं, समांतर माध्य के गुण हैं, जब उसकी बात आती है तो इसमें एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो समांतर माध्य है उसके क्या क्या गुण हैं। एक तो ये है कि सभी मूल्यों पर आधारित है, एक निश्चित माप है इसका, बीजगणितीय विवेचन संभव है इसका, एक स्थिर माध्य कह सकते हैं इसको। इसके कुछ दोष भी हैं, ये सबसे ज़्यादा जो चरम मूल्य हैं उनसे प्रभावित होता है। कई बार इसका जो मूल्य प्राप्त होता है वो अप्रतिनिधि मूल्य प्राप्त होता है, मीन्स जितनी भी संख्याएं हैं उनमें जो मूल्य होता है वो मूल्य न होकर कोई दूसरा मूल्य प्राप्त होता है। कई बार इससे जो रिजल्ट्स हैं वो भ्रमात्मक प्राप्त होते हैं, और अनुपात, दर या प्रतिशत वगैरह जब ज्ञात करते हैं तो ये माध्य है, इसकी गणना
नहीं की जाती, तो इसे एक आदर्श माध्य के रूप में भी उपयोग किया जाता है। थैंक यू।